नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज दिल्ली में जमघट लग चुका है दिग्गजों का, क्योंकि 18वें लोकसभा चुनाव के बाद अब जो नतीजे निकलकर सामने आए उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ कौन कौन मंत्री होगा, किन किन राज्यों से होंगे, वो नाम कौन से, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बात अगर करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को बम्पर तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार जबरदस्त जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, जहां पर एक एक सीट पर वोट मार्जिन 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इस तरह का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, जो ऐतिहासिक प्रदर्शन है इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में। तो इसी को लेकर अब ये माना जा रहा है, जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और खटीक, वीरेंद्र खटीक, इन्हें शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। नाम आपको बता रहे हैं। और ये तमाम दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है, वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मार्जिन रहा उनका विदिशा सीट में। वही बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है गुना से। वही सांसद सावित्री ठाकुर, ऐसी जानकारी है सूत्रों के हिसाब से कि उन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है, मंत्री के तौर पर आज शपथ ले सकती हैं। तो ये तमाम नाम, संभावित नाम जो है चर्चा में है, जिनमें 2-3 बड़े नाम हैं, वो स्पष्ट रूप से माने जा रहे हैं कि वो शपथ लेंगी ही। बाकी शाम को ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि किन्हें जगह मिलती है। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जो हमारे साथ और विस्तृत जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, जिस तरह का चुनाव हुआ और बीजेपी ने जिस तरह की ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में दर्ज की है, अब माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश के हिस्से एक बड़ा तोहफा आने जा रहा है, केंद्र में उसकी हिस्सेदारी बढ़ने जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी केंद्र में बढ़ने जा रही है। अभी तक मध्य प्रदेश से जो पिछली 2 सरकारों में जो मंत्री थे, उनमें मध्य प्रदेश का हिस्सा तो 6-7 मंत्रियों का रहा, लेकिन उनमें कुछ बाहर के भी थे, जो दूसरे राज्यों से यहाँ से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो मूलतः दूसरे राज्यों के रहने वाले नेता थे, तो उनको यहाँ पे कोटे में गिना जाता था। लेकिन अब जो मोदी मंत्रिमंडल बन रहा है, इसमें प्योर मध्य प्रदेश के 5 नेताओं को मंत्री बनाने की संभावना है। और ये वो चेहरे हैं जो सुबह प्रधानमंत्री ने संभावित मंत्रियों के साथ जो बैठक की थी, उस बैठक में ये चेहरे नजर आए मध्य प्रदेश के। तो इसमें सबसे बड़ा चेहरा यदि हम देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो बीजेपी में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बहुत बेहतर उनकी कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसका फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के चुनाव में मिला है। तो शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है। एक परफॉर्मेंस देने वाले नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया जाता है। सिंधिया बहुत अच्छा भाषण भी देते हैं, पब्लिक अपील भी उनकी बहुत अच्छी है और काम भी, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर, शानदार रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ रिपीट हो रहे हैं। 2 ये चेहरे खास हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र खटीक, जो टीकमगढ़ से सांसद हैं, 8वीं बार सांसद चुने गए हैं वो बीजेपी की तरफ से, उनको फिर से मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते, जो पिछले बार अभी या उनको कहें कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है बीजेपी से यदि किसी का है तो फग्गन सिंह कुलस्ते का है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। उनकी जगह 2 आदिवासी चेहरे लिए जा रहे हैं। सावित्री ठाकुर, जो धार से दूसरी बार सांसद चुनी गई है, पहले 2014 में वो सांसद थी, 2019 में उनको टिकट नहीं दिया था पार्टी ने और फिर चुनाव मैदान में उतारा है। तो एक महिला चेहरा के तौर पर भी और आदिवासी चेहरा के तौर पर भी सावित्री ठाकुर को जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि उनको राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। इसी तरीके से बैतूल के सांसद, जो दूसरी बार के सांसद है, दुर्गादास उइके, जिनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है, जो गायत्री युग निर्माण योजना से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं, गायत्री तपोभूमि से उनका बड़ा नाता है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हिंदुत्व को लेकर भी वो काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अभिषेक, यदि हम देखें जो खाका जो आया है 5 चेहरों का, इस चेहरे में 3 मंत्री, जो 3 लोगों को तो कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। सीधा सीधा ये जो जानकारी मिल रही है वो ये है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक, ये 3 मंत्री जो है अनुभव के आधार पर भी इनको कैबिनेट मंत्री का दिया जाएगा। और शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है, जो मध्य प्रदेश के लिए भी फायदेमंद होगा, ये ऐसी उम्मीद है। बाकी ये जो 2 मंत्री हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आ रहे हैं, तो इनको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अभिषेक, पूरे उसमें एक बड़ी बात जो निकल कर आई है, बीजेपी ने 2014 में, 2019 में मंत्रिमंडल बनाया था, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातिगत संतुलन भी साधा था मध्य प्रदेश के लिहाज से। इस बार वो संतुलन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार जो ओबीसी वर्ग के 2 मंत्री हैं, एससी वर्ग से 1 मंत्री हैं,
आदिवासी वर्ग से 2 मंत्री हैं, सामान्य वर्ग जो है वो छूट गया है, वहां से कोई मंत्री यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि भिंड मुरैना या ग्वालियर अंचल से हो गया प्रतिनिधित्व, बुंदेलखंड से वीरेंद्र खट्टी का प्रतिनिधित्व हो गया है, मालवा से सावित्री ठाकुर का प्रतिनिधित्व हो गया है, इधर महाकौशल से दुर्गादास उइके का प्रतिनिधित्व हो गया है। इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य भारत से भोपाल एरिया से आ जा रहे हैं। तो लेकिन यदि हम जातिगत संतुलन की बात देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छूट रहा है। एक विंध्य अंचल भी यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो है छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी प्रभु जी, लेकिन जिस तरह के हमने प्रदर्शन देखा है, अगर बात करें गुजरात गढ़ रहा है, अभी भी गढ़ है वहाँ, लेकिन एक सीट आप हार जाते हो। उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य अगर जहाँ पे सबसे बेहतरीन सफलता अगर बीजेपी को मिली है तो मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आपको इतनी अच्छी सफलता नहीं मिली, जहाँ पर आपने इतने सारे 21 मंत्री जो है उनमें, वहाँ से अगर मेरी नंबर अगर शायद गलत है, लेकिन लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्री वहाँ से आए। अब मध्य प्रदेश में इतनी शानदार जीत मिली है, जैसा कि आपने कहा कि जातीय समीकरण जो है कहीं ना कहीं साधा नहीं जा रहा है, तो क्या अभी भी गुंजाइश है कि कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो? हाँ अभिषेक, मध्य प्रदेश में अभी कोई ऐसा हालिया में कोई चुनाव नहीं है जिसमें बीजेपी को उतरना पड़े, और कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव हो चुके हैं, तो अभी 2-3 साल मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं। तो निश्चित तौर पर इस तरह अभी मध्य प्रदेश ने भले 29 की 29 सीटें दी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उस तरीके से रडार पर नहीं है। मध्य प्रदेश से जरूर संदेश देने की कोशिश की है उनने। ये रानी दुर्गावती का इलाका है, यहाँ पर अहिल्याबाई भी रही है, तो यहाँ पर महिला जो नेत्री रही है देश की आजादी के आंदोलन में और पहले, तो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होता है। तो निश्चित तौर पर वो जो महिला आरक्षण का एक बिल भी बीजेपी को लाना है, तो आदिवासियों को साधने के साथ ही वो महिला प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में उन्होंने दिया है। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिहाज से हम मान सकते हैं जो अब इस बार की दी गई है। पहले सुमित्रा महाजन थी, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व रहा नहीं, पहले उसके पहले उमा भारती हुआ करती थी। तो महिला प्रतिनिधित्व यहाँ पर देने की कोशिश की है, ये एक अच्छी बात इसको माना जा सकता है, और नया नेतृत्व उभारने की कोशिश भी की है इसके जरिए। महाराष्ट्र पे फोकस ज्यादा दिखाई देगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार पे फोकस ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यूपी में भी चुनाव हो चुके हैं, लेकिन यूपी में जो बीजेपी को अपनी स्थितियां सुधारनी है। पंजाब में आप देखिए कि पंजाब में बीजेपी ने उस व्यक्ति को कैबिनेट में ले रही है, रणवीर सिंह बिट्टू को, जो रवनीत सिंह बिट्टू को, जो कि चुनाव हार चुके हैं, जो कांग्रेस से आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस रहे बेअंत सिंह के पोते हैं, वो सांसद थे कांग्रेस के, चुनाव के पहले जो है वो बीजेपी में आए, लेकिन चुनाव हार गए, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है 11 में से 10 सांसद बीजेपी के जीते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जैसा वरिष्ठ नेता जो लगातार मंत्रिमंडल में रहा है, राज्य के बड़े अनुभवी नेता है, वो उनको तरजीह न देकर वहां पर तोशन साहू जो बिलासपुर से पहली बार सांसद बने, एक बार वो विधायक रहे, लोरमी से संसदीय सचिव का दायित्व उन्होंने रमन सिंह सरकार में निभाया था, तो उनको अब मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो वहां पे एक ओबीसी कोटा वहां पे भी बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है अपने आगे के समीकरणों को देखते हुए अभी ये मंत्रिमंडल का गठन कर रही है, अपने लोगों को लेकर जो बीजेपी से जुड़े हुए सांसद हैं। उनकी जो दूसरे राज्यों की जब जरूरतें खत्म हो जाएंगी, जब हम ये कहें कि आज से 2-3 साल बाद मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारियां जब तेज होंगी, तो उस समय पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हमको बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रभु सर, एक और फैक्टर शायद ये भी रहेगा कि आप इस बार गठबंधन में सरकार बना रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि शानदार जीत मध्य प्रदेश से मिली है, शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता, एक बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, तो उस नजरिए से देखें तो क्या बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, कहाँ किसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अभी सभी को खुश रखना है? निश्चित तौर पर अभिषेक ये स्थितियां होती हैं, लेकिन एनडीए की सरकार बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने के बावजूद बीजेपी का अपर हैंड है। यदि आज हम ये माने कि 16 सदस्यों के साथ यदि तेलुगु देशम पार्टी यदि बाहर जाने की कोशिश करती है, वो इंडिया गठबंधन में जाने की बात करती है, तो भी वो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से यदि जदयू भी साथ में चली जाती है 12 सांसदों के साथ, तो भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आता उनको लेकर। बीजेपी जरूर कुछ सीटों से कम से पीछे रह जाएगी, तो इंडिपेंडेंस को लेकर वो अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपर हैंड बीजेपी का है, तो उस तरीके की बार्गेनिंग नहीं दिखाई देगी जिस तरीके की एनडीए सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय चलती थी उसमें दिखाई देती थी, या जिस तरीके से यूपीए सरकार में दिखाई देती थी, या जिस देवगौड़ा की सरकार या चंद्रशेखर सरकार में हुआ करती थी, वो स्थितियां यहाँ नहीं है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो प्रमुख मंत्रालय जो है, सरकार चलाने वाले जो मंत्रालय हैं, जिनके कमांडिंग पोजीशन होती है, वो बीजेपी अपने पास रखेगी। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए अभिषेक कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बहुत अच्छा जो काम रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर,
कई स्कीम्स उनने दी हैं जो देश ने भी अपनाई है। लाडली बहना जैसी योजना उनकी है जिसने कमाल किया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे इस लोकसभा चुनाव की 29 सीटें जी। मिलने के पीछे भी वो वजह है। और भी जो स्कीम्स हैं कृषि को लेकर, महिलाओं को लेकर, उद्योगों के विकास को लेकर, सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश में जो काम किया गया है, सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में भी यहाँ पर काम हो रहा है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। तो शिवराज सिंह चौहान को एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा क्योंकि वो परफॉर्मेंस ड्रिवन मिनिस्टर है। तो ये दो मंत्रियों को तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर दिया जा सकता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय चूंकि वीरेंद्र खट्टी के पास रहा है तो हो सकता है कि वो फिर से उनको दे दिया जाए सामाजिक संतुलन साधने के लिए। ट्राइबल से जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय या जो संघ के संस्कृति से एजेंडे से जुड़ा हुआ मंत्रालय, उसमें दुर्गादास उइके को एडजस्ट किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर सभी की नज़र है कि आज कौन कौन मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, और जाहिर तौर पर ये बड़े नाम जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज शाम को ये संभावित नाम है जो शपथ लेते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब ये तो तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी केंद्र में बढ़ने जा रही है, लेकिन अब देखने वाला विषय ये होगा कि किसके हिस्से क्या आता है। राजधानी दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ पहली बैठक की। अब इस दौरान उन्होंने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की और इसे लागू करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास पर 22 सांसदों के साथ हुई यह बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार है, आप उस पर भी जी जान से जुट जाइए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य साल 2047 में भारत को पूरी तरह से विकसित भारत बनाना है। जनता को एनडीए पर भरोसा है, उसे और मजबूत करना होगा। वह इस बैठक में चिराग पासवान से लेकर मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण समेत तमाम दिग्गज नेता दिखाई दिए।